हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 जो होगा बच्चों वो हमारा लेक्चर नंबर 2 से संबंधित होगा। लेक्चर नंबर 2 से संबंधित क्यों? क्योंकि हमने चार्ल्स नियम शुरू तो कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसके सारे प्रश्न नहीं कर पाए थे। एक क्वेश्चन हमने देखा था चार्ल्स लॉ का। आज हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। हमने जो क्वेश्चन देखा था पिछली बार लास्ट लेक्चर में, वो हमने देखा था कि एनसीईआरटी और नीट के लेवल का था वो क्वेश्चन, मतलब कि एनसीईआरटी में भी आ सकता है और नीट में भी बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले बच्चों वो बिल्कुल मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। ठीक है, चलिए देखिए, आपको एक खुला बर्तन दिया गया है। उस खुले बर्तन में आपको वायु दिख रही है। इस वायु का जो आयतन है इस बर्तन के अंदर वो 3 लीटर है। ठीक है, मतलब कि वायु के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें, वो इन्होंने व्याख्यान बताया नहीं है, लेकिन हाँ 3 लीटर इसका ये आयतन बता रखा है ना, खुले बर्तन में ले रखिए। अब खुले बर्तन में है तो निश्चित तौर पर खुले बर्तन में दाब तो नियत लगेगा, क्योंकि खुले बर्तन पे जो वातावरण का दाब लगता है वो तो निश्चित है, 1 एटमॉस्फेयर। कि भैया ठीक है, समझ में आ गया, 1 एटमॉस्फेयर पे सारी बातें चल रही है। हमें क्वेश्चन में दिया वो नहीं है, मैंने अलग से लिख लिया 1 एटमॉस्फेयर है, ये आपको हिंट दे दिया मैंने। और किस ताप पर ये बात चल रही है? 300 केल्विन पर। ठीक है, आपने गर्म किया, मतलब कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो निश्चित तौर पर अब जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन तो नहीं रहेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। केल्विन में कितना होता है वो हमको नहीं पता, और वो कितना है वो हमको गणना करनी है, T डिग्री सेल्सियस गणना करनी है। अब सीधी सी बात है, जब तापमान आप बढ़ाओगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आयतन में वृद्धि होगी। चार्ल्स नियम के अनुसार दाब नियत रखने पर आयतन ताप के समानुपाती है, तो दाब नियत रहेगा क्योंकि खुला बीकर है। तो भैया खुला बीकर है, इसका मतलब दाब नियत है। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये तापमान की गणना करनी है जिस पर ये गर्म करने से यहाँ पे आयतन में वृद्धि हो गई है। मुख्य रूप से वो भी नहीं दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो वो ताप कितना वो देखना है, लेकिन आपको ये दे रखा है कि अगर इस परिस्थिति से आगे आप और जाएंगे और आप बर्तन को ठंडा करेंगे, तो बर्तन को ठंडा करोगे तो निश्चित रूप से अब कुछ आयतन V जो होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि आपने बर्तन को ठंडा किया, मतलब कि तापमान में कमी कर दी। तापमान में कमी कर दी तो निश्चित तौर पर यहां से यहां जब आओगे तो आयतन में भी कमी होगी। तो आयतन कितना कम हो रहा है? यहां से 1.45 लीटर जो है वो निकल चुका है बाहर, कम हो गया आयतन। तो अब निश्चित तौर पर यहां जो आयतन है वो 1.45 लीटर कम हो चुका है इस वाले से। तो उस परिस्थिति में आपको ताप दे रखा है, जब ठंडा किया, यहां पे ताप ज्यादा था, ठंडा किया 17 डिग्री सेल्सियस, ताप कम कर दिया, मतलब कि। तो ये पूरी घटना आपको दे रखी है, इस प्रकार से हो रही है। तो हमको इस तापमान T की गणना करनी है। ठीक है, आपको मैंने हिंट दे दिया है, मैंने आपको हिंट क्या दिया, मैंने एक तरह से आपको पूरा क्वेश्चन ही समझा दिया है। अब आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, सारे बीकर खुले हुए हैं। चलिए सोच लीजिए आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इसमें देखें तो देखो सीधी सी बात है कि यार दाब नियत है। चलिए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। हल, दाब नियत है, तो नियत दाब पर क्या होता है हमें पता है, नियत दाब पर V1/T1 बराबर V2/T2। ठीक है, इस समीकरण का हमको उपयोग करना है। अब ये समीकरण कैसे उपयोग में आएगी, तो देखो, पहला आयतन और पहला ताप। ठीक है, पहला आयतन और पहला ताप, सबसे पहले तो ये दिख रहा है, तो ये हो गया V1 और ये हो गया T1। तो यहां पे हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 300 बराबर। चलिए दूसरा आयतन नहीं पता, हम मान लेते हैं कि यहां पे जो आयतन है वो आपका डेल्टा V से बढ़ गया। तो यहां पे 3 लीटर था, डेल्टा V से वृद्धि हो गई, हम ये मान लेते हैं। तो यहां पे नया आयतन कितना होगा? डेल्टा V बढ़ गया, मतलब कि पहले 3 था तो अब यहां पे 3 प्लस डेल्टा V हो जाएगा। तो यहां पे कितना बढ़ गया? तो हम मान लेते हैं डेल्टा V आपने ऐड कर लिया, तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां पे 3 प्लस डेल्टा V हो जाएगा, बटा किस तापमान पर है? जो भी तापमान है उसकी हमको गणना करनी है। तो मैंने यहां पे एक समीकरण बना दिया, T डिग्री प्लस 273। चलिए ये एक इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई। चलिए इसका उपयोग हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब यहां पे आगे जाओगे तो 1.45 लीटर आयतन घट चुका है, मतलब कि निकल चुका है बीकर में से। और जब आयतन निकला तो उस निकले हुए आयतन पर दाब भी आपको दे रखा है। तो यहां पे भी एक नई समीकरण क्या बन जाएगी कि डेल्टा V बराबर तापमान V/T होता है, तो डेल्टा V ये हो गया, और तापमान कितना हो गया? तापमान 273 प्लस 17, 273 प्लस 17।
तो ये डेल्टा वी कितना आ जाएगा 1.45 लीटर बटा ये तापमान कितना आ चुका है, ये तापमान आ चुका है 290, है ना। तो मुख्य रूप से आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक दूसरा भाग बन गया कि भाई डेल्टा वी बराबर ये इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो है ये बदले हुए ताप, मतलब कि इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.45 अपॉन 290 ये डेल्टा वी बटा टी है। तो ये मुख्य रूप से किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन टी प्लस 273 के, क्योंकि टी प्लस 273 यहां पे टी कितना है 17 डिग्री और 273 क्या है केल्विन में परिवर्तित करने के लिए आप इस स्थिरांक को जोड़ते हैं। तो 17 प्लस 273 मिलकर के ये इतना होता है। आयतन कितना है, तो आयतन में परिवर्तित इतना है। मुख्य रूप से ये एक ही बात है। इसको मैं एक काम करता हूं 2 लिख लेता हूं, इसको मैं हटा लेता हूं, यहां पे मैं इसको यहां से हटा लेता हूं, तो यहां पे मैं इसको हटा लेता हूं क्योंकि मेरे लिए काम का जो बात है वो यहां लिखा मैंने, ठीक है। तो भैया आयतन में जितना परिवर्तन हो वो ये हो गया और ताप कितना हो गया, तो टी प्लस 273 290 आ गया। मैं इन दोनों को टी डिग्री, तो मैं यहां पे भी टी डिग्री लिख लेता हूं। चलिए ये हो गई। जब ये 2 समीकरणें मेरे पास आ चुकी हैं तो अब इन 2 समीकरणों को जब हल किया जाएगा तो यहां से 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से आप डेल्टा वी का मापन करेंगे तो ये 3 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 लीटर। इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे, निश्चित तौर पर डेल्टा वी आपका इतना आएगा। और जब डेल्टा वी के मान को आप ये जो दोनों समीकरण हैं उसमें से कहीं भी पुट करोगे आप, तो डेल्टा वी को पुट करने पे आपका जो तापमान आ जाएगा वो तापमान टी डिग्री के अंदर आ जाएगा आपका 600 केल्विन। कितना आ जाएगा, सॉरी केल्विन में आ जाएगा 600 केल्विन और डिग्री में आ जाएगा 600 केल्विन है तो 600 केल्विन में आप 273 का माइनस कर दे तो ये 273 को, ये केल्विन में है मुख्य रूप से। चलिए मैं इसको कैपिटल टी करता हूँ, ये कैपिटल टी है। तो आप डिग्री में बदलने के लिए 273 का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आपका आएगा 327 डिग्री आ जाएगा। तो डिग्री में आपका ताप हो जाएगा इतना। तो डिग्री में 300, मैं यहां लिख लेता हूं, ये ताप आ गया डिग्री में 327 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आपका आ जाएगा 600 केल्विन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो 3 लीटर था, 3 लीटर में 3 लीटर और जोड़ दिया आपने क्योंकि डेल्टा वी का मान कितना है 3 लीटर। तो 3 लीटर था, 3 लीटर में 3 लीटर और जोड़ दिया, मतलब कि यहाँ पे आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ आयतन होना चाहिए, इसका मतलब जो हमने हल किया उससे 6 लीटर, मतलब कि आयतन दुगुना। तो निश्चित तौर पर 300 केल्विन से ताप भी क्या हो जाएगा दुगुना। दुगुना मतलब कि कितना, यहाँ पे ताप हो जाएगा 600 केल्विन। तो भैया यहाँ पे केल्विन में ताप आ रहा है 600 केल्विन, उसमें से 273 मैंने माइनस किया तो 327, मतलब कि 327 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। और बात सही भी है कि आयतन को दुगुना करोगे तो उसके लिए ताप की डबल ताप की आवश्यकता होगी, दुगुने ताप की आवश्यकता होगी। फिर आगे आप देखेंगे 6 लीटर से आप फिर कम करेंगे तो देखो 6 लीटर से आपने ताप को कम किया, सीधी सी बात है 6 लीटर है, कब है जब 600 केल्विन, यहाँ पे तापमान कितना आ रहा है, यहाँ 600 केल्विन हमने तापमान गणना की, 600 केल्विन से आप यहाँ पे 17 डिग्री, मतलब कि ये 290 केल्विन पे चले गए। तो सीधी सी बात है तापमान में कमी आई तो आयतन कुछ निकल जाएगा, मतलब कि पहले की तुलना में आयतन कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये गणना करनी है या आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। अब तक हमने क्या पढ़ा, चार्ल्स नियम पे आधारित कुछ प्रश्न पढ़े। तो ऐसा नहीं है कि चार्ल्स नियम पे आधारित प्रश्न हमने एक तो नीट लेवल और मेंस एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा और एक हमने मेंस लेवल का पढ़ा, तो क्या एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते? नहीं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्योर मतलब कि शुद्ध रूप से आप चार्ल्स के नियम पे ही आधारित क्वेश्चन अगर देखना चाहेंगे एडवांस में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से चार्ल्स नियम पे मिक्स प्रकार के कॉन्सेप्ट, मतलब कि 2-3 कॉन्सेप्ट मिल करके, एक तो चार्ल्स नियम होगा, उसमें दूसरे और भी कॉन्सेप्ट होंगे, थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि आपके थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस जो होंगे उनके कॉन्सेप्ट मिले हुए रहेंगे। तो ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट आपके मिल करके फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है। तो चार्ल्स नियम पे अकेला कैसा क्वेश्चन आता है वो हमने देख लिया, नेट में देख लिया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी बता दिया आपको मैंने पिछले लेक्चर में, और आज मैंने आपको मेंस लेवल पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो बता दिया। चलिए अब हम एक अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। चार्ल्स नियम के बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, वो होता है पेलोड, ठीक है।
अब ये पेलोड क्या है तो बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है, पेलोड। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप बोल दो JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा खास है। तो क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पेलोड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप गुब्बारे में बैठे हुए हैं, गुब्बारे में अगर बैठे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं तो बता रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। मैं जब केरल गया था तो मैंने अनुभव लिया है कि गुब्बारा होता है जो आपने हवा में उड़ता हुआ देखा है, उस गुब्बारे में आप बैठ करके आराम से हवा की सैर कर सकते, ठीक है, ऊपर की तरह सैर कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बड़ा सा गुब्बारा है और नीचे एक टोकरी जैसी जगह बनी हुई है, उसमें जाकर के लोग वगैरह खड़े हैं, आराम से पूरा माहौल ऊपर जा करके आप देख रहे हो, ठीक है। और उसमें एक ईंधन भरा होता है, उसमें ईंधन जलता है और जला हुआ ईंधन जो होता है वो गैस उत्पन्न करेगा, और वो गैस जो उत्पन्न होती है वो उस बलून को, गुब्बारे को हवा में उठाने का काम करती, ठीक है। तो वही पेलोड यहां पे हमको बात करनी। तो भैया जब आप गुब्बारे के अंदर ईंधन को जलाएंगे तो गैस उत्पन्न होगी, उस गैस के बढ़ने के साथ साथ गुब्बारा ऊपर उठना प्रारंभ करेगा, ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर यहां पे जो भी ऊपर गुब्बारा ऊपर उठ रहा है तो निश्चित तौर पर नीचे जो भार लगा हुआ उसकी भी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। मतलब कि एक सीमा से ज्यादा भार अगर नीचे है तो वो गुब्बारा ऊपर नहीं उठ पाएगा। गुब्बारे को ऊपर उठाने के लिए भी भार जो है वो कुछ विशेष प्रकार का होना चाहिए। अगर एक सीमा से ज्यादा भार उस नीचे की तरफ लगा हुआ है तो गुब्बारा ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो हमें यही गणना करनी कि वह अधिकतम भार जो गुब्बारा अपने साथ मतलब कि वह अधिकतम भार जहां जिसको गुब्बारा अपने साथ वहन कर सकता है, उससे ज्यादा अगर भार बढ़ गया तो गुब्बारा जो है वो ऊपर उठ नहीं पाएगा और अपनी जगह पे सतह पे बना रहेगा, या अपनी जो भी जगह है वहां पे वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो हमें वही देखना है कि यार एक भार लगा दिया हमने यहां पे, किस पे, गुब्बारे के नीचे एक भार लगा दिया हमने। अब सीधी बात से गुब्बारा जो है वो इस भार को लेकर के ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद में इस गुब्बारे का जो ऊपर उठाने वाला बल है और यहाँ जो भी भार लटका हुआ है उसका नीचे लगने वाला गुरुत्वीय बल है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो एक ऊंचाई पर जाकर के ये गुब्बारा रुक जाएगा। तो हमें यही ज्ञात करना है कि यहाँ पे अधिकतम भार कितना हो जिससे कि ये गुब्बारा इस भार के साथ क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। मतलब कि गुब्बारे द्वारा ऊपर की तरफ उठने वाला बल, मतलब कि उत्प्लावन बल जिसको आप बोलते हो, जो इसको ऊपर उठाने का काम करता है, और मास जो है इस पे लटका हुआ जितना भी मास है वो इसको नीचे ले जाने का काम करता है। तो ये जिस भी ऊंचाई पर जाकर के एक दूसरे को संतुलित करते हैं, वहां पे हमको देखना है कि ये अधिकतम कितना भार अपने साथ ऊपर उठा सकता है, ठीक है। तो अधिकतम कितना भार है जो अपने साथ ऊपर ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो हम इसके लिए परिभाषा क्या लिखेंगे, अधिकतम भार, द्रव्यमान के रूप में भी आप गणना कर सकते हैं, अधिकतम भार जो पेलोड नहीं, अधिकतम भार जो गुब्बारा अपने साथ ले जा सकता है, जो गुब्बारा या गुब्बारा वहन कर सकता है। अधिकतम भार जो गुब्बारा वहन कर सकता है, ठीक है। अधिकतम भार जो गुब्बारा वहन कर सकता है उसे ही पेलोड कहा जाता है। चलिए समझ में आ गया। इसका मतलब एक गुब्बारा जो है एक निश्चित भार को ही ऊपर की तरफ उठा सकता है और एक सीमा से अधिक भार होगा तो उसको ये ऊपर उठा नहीं पाएगा। तो उसी भार की हमको गणना करनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए जब ये साम्यावस्था में आएगा गुब्बारा, मतलब कि गुब्बारा ना तो ऊपर की तरफ जा पा रहा है और ना ही ये भार गुब्बारे को नीचे ला पा रहा है, तो वही साम्यावस्था आपको वास्तविक गणना करके देगी कि कितना भार ये गुब्बारा या कितना द्रव्यमान ये गुब्बारा अपने साथ ऊपर, कितना अधिकतम द्रव्यमान ये गुब्बारा अपने साथ ऊपर ले जा सकता है या वहन कर सकता है। चलिए तो साम्य अवस्था में हम क्या लिखेंगे, साम्य अवस्था में
साम्य अवस्था में यहां पे क्या होगा, यहां पे इस जो भी वस्तु है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान m है उसका नीचे लगने वाला बल, तो इसका नीचे लगने वाला बल क्या, m इंटू जी, तो ये बराबर होना चाहिए ऊपर लगने वाले, ऊपर उठाने वाले उत्प्लावन बल के। अब लेकिन यहां पे देखो एक थोड़ी सी एक दो बातें उसका ध्यान रखना। ये वाला द्रव्यमान तो इसको नीचे ले ही जा रहा है, साथ ही साथ गुब्बारे का भी कुछ द्रव्यमान होगा, तो m गुब्बारा, वो भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वो भी इस गुब्बारे को नीचे ले जाने का काम करेगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ भार है, द्रव्यमान है, वो इसको नीचे ले जाने का काम करेगा। तो इसका मतलब इसकी वजह से लगने वाला बल जो होगा वो भी गुब्बारे को नीचे ले जाएगा। ये वाला वस्तु का द्रव्यमान है वो भी गुब्बारे को नीचे ले जाएगा, और साथ ही साथ इसमें कुछ हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई है इसमें, वो गैस का भी जो द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं गैस का द्रव्यमान m गैस है, तो वो भी इस गुब्बारे को नीचे की तरफ ले जाने का काम करेगी, मतलब कि m गैस इंटू जी। तो इसका मतलब ये गैस का जो बल है वो नीचे जाएगा, इस वस्तु का जो भार है वो इस गुब्बारे को नीचे ले जाएगा, और इस गुब्बारे का खुद का अपना कुछ भार होगा वो भी इसको नीचे ले जाने का काम करेगा। सिर्फ उत्प्लावन बल है जो कि इसको ऊपर की तरफ ले जाने का काम करेगा, बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उत्प्लावन बल जो है तो F उत्प्लावन बराबर हो जाएगा साम्यावस्था में गैस के द्वारा नीचे की तरफ लगने वाला गुरुत्वीय बल प्लस नीचे की तरफ इस वस्तु द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल, और गुब्बारे का खुद का कुछ भार होगा उसके द्वारा नीचे की तरफ लगने वाला गुरुत्वीय बल। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, उस वक्त साम्यावस्था आएगी। ठीक है, चलिए अब F उत्प्लावन, उत्प्लावन बल आप क्या लिखेंगे, फिर से वही बात कि यहां पे ये वस्तु जितना भी द्रव्यमान घेर रही है और इसको ऊपर ले जाने का काम कर रही है, तो बेसिकली आप उत्प्लावन बल की जगह क्या लिखेंगे, ये वस्तु किसको हटा रही है, हवा को, वायु को हटा करके उसको विस्थापित करके ही तो ऊपर जाने का काम कर रही है। तो ये पूरा गुब्बारा जो है वातावरण की जो भी वायु है उसको विस्थापित करेगी, हटाएगी, और तब इस गुब्बारे को ऊपर चढ़ाने का काम करेगी। इसका मतलब F उत्प्लावन बल जो है उसमें मैं क्या लिखूंगा, हटाया किसको गया है, गुब्बारे द्वारा वायु को विस्थापित किया गया है, तो वायु का द्रव्यमान आएगा यहां पे इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो वायु का द्रव्यमान तो m वायु इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ये बराबर हो जाएगा m गैस इंटू जी, वस्तु का द्रव्यमान इंटू जी, और m गुब्बारा इंटू जी। तो ये सारी बातें होंगी जो कि एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। अब यहां पे आप और थोड़ा कलाकारी और कर सकते हो कि मान लो जो वायु इस गुब्बारे द्वारा, वातावरण की जो वायु इस गुब्बारे द्वारा विस्थापित हो गई है, मान लेते उसका मास ना दे करके, द्रव्यमान ना दे करके आपको इनडायरेक्ट रूप में आपको उसका घनत्व दे दिया, तो घनत्व किसका, वायु का, और जितना आयतन इस गुब्बारे ने वायु में घेर रखा है वो आयतन, वही तो इस विस्थापित होने वाली वायु का द्रव्यमान प्रदर्शित करेगा इंटू जी। तो ये क्या हो जाएगा, m गैस डॉट जी प्लस कैपिटल M जी प्लस m गुब्बारा इंटू जी। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण से गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कैंसिल। मान लो आपको घनत्व की जरूरत नहीं पड़ रही, क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा विस्थापित होने वाली वायु का द्रव्यमान दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे भी इसको सीधा आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास में एक इक्वेशन, एक समीकरण बन करके आ जाएगी, वो समीकरण कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इस पे आधारित प्रश्न क्या है वो अभी हम देखेंगे कुछ देर में, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम देखते हैं कि इस पेलोड पे आधारित प्रश्न कैसे आ सकते हैं। ठीक है, देखिए जहां तक बात बोर्ड लेवल की है, जहां तक बात नीट लेवल की, और जहां तक बात मेंस लेवल की है,
तो सामान्यतया यहाँ से प्रश्न नहीं देखे जा सकते, देखे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो हम देख लेते हैं उस पर आधारित किस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए ये द्रव्यमान क्या है, पेलोड। कितना द्रव्यमान है जो कि ये गुब्बारा वहन कर सकता है, तो साम्यावस्था जो होगी वो साम्यावस्था को हमको लगाना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो वही पूछा गया है, पेलोड ज्ञात कीजिए। पेलोड का मतलब कितना द्रव्यमान है या कितना भार है जो कि ये गुब्बारा वहन कर सकता है। अब कुछ हमको बातें यहाँ पे दी गई। गुब्बारे में भरी हुई गैस कौन सी है, हीलियम गैस। अब देखो क्वेश्चन में हीलियम गैस दे रखी है, तो अब ध्यान रखना ये हमारे लिए एक नई सूचना हो गई कि जो गुब्बारे को ऊपर उठाने में गैस उपयोग में आती है, मान लो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और 4 ऑप्शन में आपको हीलियम गैस दे रखी हो, तो हमें याद आना चाहिए कि हाँ सर ने क्वेश्चन करवाया है उसमें हीलियम गैस भरी हुई थी, मतलब कि हीलियम गैस गुब्बारे को ऊपर उठाने का काम करती है। तो ये एक नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो सूचनाएं क्या क्या दे रखी है कि गुब्बारा है उसमें 27 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर 1 वायुमंडल दाब पर हीलियम गैस भरी गई है जो कि गुब्बारे को ऊपर उठाने का काम करेगी। इस गुब्बारे का आयतन कितना है, इस गुब्बारे का आयतन इतना दे रखा है लीटर में। बहुत अच्छी बात है। इस गुब्बारे का द्रव्यमान कितना है, ये गुब्बारे का द्रव्यमान दे रखा आपको, मैं लिख लेता हूं गुब्बारे का द्रव्यमान, ये गुब्बारे का द्रव्यमान है। और जो वायु इस गुब्बारे के द्वारा विस्थापित हो रही है, कब, जब ये गुब्बारा ऊपर की तरफ उठेगा, उस वायु का घनत्व आपको इतना दे रखा है। ठीक है, चलिए तो अब इन सब सूचनाओं के आधार पर हमको पेलोड ज्ञात करना, मतलब कि इस द्रव्यमान की गणना करनी। चलिए बहुत आसान सा फंडा है, इस पे आप लगा दें साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर। अब साम्यावस्था पर क्या, तो देखो इसका द्रव्यमान इनटू इसका मतलब कि इसका क्या मतलब कि गुरुत्वीकरण, मतलब कि इसके द्वारा नीचे की तरफ लगने वाला बल क्या हो जाएगा, m इंटू जी, प्लस नीचे की तरफ और कौन बल लगा रहा है, नीचे की तरफ ये गुब्बारे का द्रव्यमान भी नीचे की तरफ बल लगा रहा है, अभी हमने पेलोड में पढ़ा था। तो गुब्बारे का द्रव्यमान कितना है 100 kg, तो मैं लिख लेता हूं 10⁵ ग्राम में हो जाएगा, kg को मैंने ग्राम में बदल दिया, इंटू जी, जी मतलब कि गुरुत्वीकरण, क्योंकि मुझे यहाँ पे गुरुत्वीकरण का गुणा करना पड़ा, यहाँ पे भी गुरुत्वीकरण का गुणा हो जाएगा ताकि बल निकल जाएगा, इस गुब्बारे के द्वारा नीचे की तरफ लगने वाला बल। चलिए, और नीचे की तरफ बल कौन लगाएगा, इस गुब्बारे में भरी हुई ये गैस, इस गुब्बारे में भी गैस भरी हुई है ना, इस गुब्बारे में देखो कौन सी गैस भरी हुई है बच्चों, हीलियम गैस भरी हुई है। तो हीलियम गैस जो है वो इसके अंदर भरी हुई हीलियम गैस क्या करेगी, नीचे की तरफ बल लगाएगी। तो ये नीचे की तरफ कितना बल लगाएगी, तो सीधी सी बात है हीलियम गैस का द्रव्यमान। अब वो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे कुछ सूचनाएं दे रखी हैं आपको, तो ये सूचनाएं आपकी हेल्प करेंगी द्रव्यमान ज्ञात करने में। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट है, कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के अंदर रखने वाली वस्तुएं जो हैं उनके लिए आपको इनडायरेक्ट रूप से चीजों को कैलकुलेट करना होगा, गणना करनी होगी। तो हीलियम का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीकरण, चलिए बराबर, ये पूरा बराबर हो जाएगा किसके, ये सारी बातें तो नीचे लग रही, नीचे बल लगा रही, मतलब कि ये मास जो है वो नीचे की तरफ बल लगा रहा है m इंटू जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, गुब्बारे का द्रव्यमान भी नीचे की तरफ बल लगाएगा और अंदर की गैस जो है वो भी नीचे की तरफ बल लगाएगी, सिर्फ ऊपर की तरफ ले जाने वाला बल कौन सा है, F उत्प्लावन, और वो भी गणना करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि आपको जिस वायु को ये गुब्बारा विस्थापित कर रहा है वो विस्थापित होने वाली वायु का घनत्व इंटू आयतन इंटू जी, जो अभी पेलोड में मैंने बताया था, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, F उत्प्लावन के। चलिए बहुत अच्छी बात है, F उत्प्लावन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, F उत्प्लावन की जगह आप लिख सकते हैं विस्थापित होने वाली वायु का द्रव्यमान इंटू जी, और ये जो द्रव्यमान है इस द्रव्यमान की जगह आप लिख सकते हैं रो किसका, मतलब कि घनत्व किसका, वायु का घनत्व इंटू आयतन, जितना आयतन यहां पे उस वायु का है इंटू जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, जी से यहां जी कैंसिल, जूनियर जी कैंसिल हो जाएंगे, तो अब क्या बच जाएगा, अब हमारे लिए बच जाएगा कैपिटल M प्लस 10⁵
प्लस मास ऑफ हीलियम। अब यहां पे ये थोड़ी सी मशक्कत है, थोड़ी सी गणना करनी होगी। मास ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे? देखो, द्रव्यमान ऑफ हीलियम, हीलियम का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखो, पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये मोल की संख्या, गैस के मोलों की संख्या, तो गैस के मोलों की संख्या क्या लिखते हैं? गैस का द्रव्यमान। तो यहां पे अंदर कौन सी गैस है? हीलियम गैस। तो ये गणना हमको हीलियम गैस में उपयोग में लेनी है। क्यों? क्योंकि हमको हीलियम गैस का द्रव्यमान निकालना है। तो हीलियम गैस का द्रव्यमान इस समीकरण से आएगा। तो जो मोल होंगे वो भी हीलियम गैस के होंगे, उसमें जो द्रव्यमान आएगा वो भी हीलियम गैस का आएगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो मोल दे रखे हैं वो मुख्य रूप से हीलियम गैस के दे रखे। तो हीलियम गैस का द्रव्यमान बटा हीलियम गैस का अणुभार। अणुभार क्या बोले? परमाणु भार, क्योंकि हीलियम परमाणविक रूप में है और आणविक रूप में भी ये एकल परमाणु ही होती है। तो MW लिख लें। ये कितना होता है? 4, ठीक है। आपको यहां पे द्रव्यमान के लिए बोला गया, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम यहां पे चलिए यहां पे एक बार इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे हीलियम का द्रव्यमान निकालना है, मास ऑफ हीलियम, हीलियम का द्रव्यमान निकालना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा PV, यहां पे गुणा करेंगे ऊपर आप इसको, PV इंटू 4 बटा RT। तो ये RT, इसका मतलब ये वाले समीकरण मैं यहां पे रख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 4PV अपॉन RT, मतलब विभाजन, अपॉन मतलब कि विभाजन। तो ये हो जाएगा यहां पे रो वायु डॉट V, बस इतना ही। चलिए ये हमको गणना करनी है, ये हमारे पास आ गया। चलिए PV, 4PV, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 5 प्लस ये M जो कि मुझे गणना करनी है, प्लस 4 इंटू द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? 1 एटमोस्फियर। देखो द्रव्यमान 1 एटमोस्फियर दे रखा है। आयतन कितना आयतन है? अब देखो आयतन डायरेक्ट दे रखा है, तो डायरेक्ट दे रखा है तो आप यहाँ पे आयतन को 4190 इंटू 10 की घात 3 लीटर में दे रखा है। तो ठीक है, आयतन लीटर में आ गया बटा, तो ये लीटर में, तो ये लीटर आ गया, ये एटमॉस्फेयर आ गया, तो लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब कि आर का जो मान है हमको कौन सा यूज करना है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वाला यूज करना हमको। गुणित ताप की बात करें, ताप कितना दे रखा है? 27 डिग्री, मतलब कि 300 केल्विन। मशक्कत है भैया थोड़ी सी, ठीक है। तो तभी तो ये क्वेश्चन जो है मैंने उसको कैटेगराइज किया है, किस में रखा है? मैंने उसको एडवांस में रखा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि क्या ये मेंस में कभी नहीं आ सकता, नहीं, आने की संभावना है। वैसे तो आज की तारीख में मेंस और एडवांस में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, आप पेपर देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर गणना करनी तो हम कर लेते हैं। तो ये रख दी, सारी बातें रख दी। चलिए बहुत अच्छी बात है, इससे आपका द्रव्यमान आ जाएगा बराबर घनत्व, वायु का घनत्व। चलिए वायु का घनत्व आपको कितना दे रखा है? 1.2 इंटू 10 की घात 3। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, और ये किस में दे रखा है? ग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा है। चलिए बहुत अच्छा है, ये ग्राम में आ रहा था, ये ग्राम में था, और ये ग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा है। गुणित 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 आपको आयतन, आयतन लिखना है यहाँ पे। अब आयतन कितना, देखो कितना आयतन विस्थापित हुआ है, तो 4190, 4190 गुणित, अब देखो ये लीटर में है। देखो सवाल मैंने बोला ना, सवाल इतना सीधा नहीं है ये, तो ये लीटर में दे रखा है, जबकि हमने यहाँ पे जो भी मात्रक रखे हैं वो मीटर में रखे, ठीक है। अच्छा होगा कि मैं इस मीटर को अंग्रेजी की जगह हिंदी में लिख लेता हूँ, एक जैसा हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हो गए। तो मुझे ये भी किस में चाहिए? मीटर क्यूब में। 4190 इंटू 10 की घात 3 लीटर को जब आप मीटर में बदलोगे तो कैसे बदलेंगे? देखिए, 1 लीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब आप लीटर की जगह आप ये पूरा मान यहां रख दीजिए, तो इसका मतलब मीटर क्यूब में आंसर कितना आ जाएगा? 4190, ये हट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 4190 मीटर क्यूब। तो ये पूरी गणना है। जब आप ये सारी बातें रख करके आप गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? तो देखिए ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 424.64 इंटू 10 की घात 4
ग्राम आ जाएगा ये। किसका आंसर? कैपिटल एम का आंसर। तो कैपिटल एम बराबर इतना आ जाएगा आपका, कैपिटल एम बराबर इतना आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख लिया है क्योंकि नीचे की तरफ आपको दिक्कत हो सकती, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना। देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आसान है, आपको फंसाया जा सकता है तो गणना। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंदी बनाया जा सकता है। कैसे? आपको गुब्बारे का आयतन जो है वो डायरेक्ट ना दे करके, हो सकता है क्वेश्चन में आपको गुब्बारे की त्रिज्या दे दी, तो गुब्बारे की त्रिज्या दे दी जाए तो गुब्बारे को गोलाकार मान करके 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेना। या हो सकता है त्रिज्या की जगह व्यास दे दिया, तो वही बात है 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेना और आयतन ज्ञात कर लेना। मतलब कि एक स्टेप और आगे, एक कैलकुलेशन और एक्स्ट्रा हमको करनी पड़ सकती है। ये सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में। तो निश्चित तौर पर अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है ये मेंस लेवल का तो नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर एडवांस में। तो आपको मैंने ये बता दिया कि चार्ल्स नियम के बाद में कोई टॉपिक है जो कि एडवांस लेवल को अगर छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, तो वो है पेलोड। अब हम देखते हैं गैलो-सैक का नियम, ठीक है। चलिए ये क्या होता है तो देखते हैं। किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए उसके निश्चित आयतन, मतलब कि आयतन यहां पे निश्चित है। बॉयल नियम में ताप निश्चित, चार्ल्स नियम में दाब निश्चित और गैलो-सैक नियम में आयतन निश्चित। तो किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए उसके निश्चित आयतन द्वारा लगाया गया दाब ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझे, आप गैस समीकरण क्या लिखते हैं? PV बराबर nRT, मतलब कि आपने यहां पे आयतन को निश्चित कर दिया इस चार्ल्स नियम के अनुसार, आयतन निश्चित, ठीक है। आप मात्रा तो निश्चित ही रख रहे हैं और ये एक स्थिरांक है, ये स्थिरांक, ये स्थिरांक, ये स्थिरांक, तो ये जो दाब है वो सीधे सीधे ताप के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि दाब जो है वो समानुपातिक है ताप के। ताप कौन सा? परम ताप, परम पैमाने पर हम ताप की बात करें, केल्विन की बात करें, ठीक है। चलो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं P बराबर KT, और P बराबर KT अगर है तो P/T बराबर K, मतलब कि स्थिरांक। चलिए ये सारी बातें हो गई, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक बात और ध्यान रखें, मैंने आपको चार्ल्स के नियम में एक चीज बताई थी कि ताप को प्रायोगिक रूप से जीरो प्राप्त करना, परम केल्विन, जीरो केल्विन ताप, जीरो केल्विन ताप पर दाब जीरो। अगर मान लो मैं ताप को कम करता जाऊं तो इस समीकरण के अनुसार सैद्धांतिक रूप से दाब भी कम होता जाएगा। अब मैं ताप को कम करता जा रहा हूं और मैंने जीरो केल्विन तक लेकर के गया मैं ताप को, तो दाब भी इसका मतलब जीरो केल्विन, दाब भी इसका मतलब जीरो को छूना चाहिए। तो क्या ताप, पहले तो देखना होगा क्या ताप जीरो केल्विन प्राप्त करना संभव है? सोचिए जरा, आज तक कभी भी ताप को जीरो केल्विन प्राप्त नहीं किया गया, प्रायोगिक रूप से संभव नहीं। यही बात मैंने चार्ल्स नियम में बताई थी। तो इसीलिए ये जितनी भी बातें हैं ना, ये मात्र एक काल्पनिक मतलब कल्पना मात्र है सारी बातें, क्योंकि जितनी भी गणनाएं हुई थी वो किस में हुई थी? डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे हुई थी। तो अगर मैं इस परम ताप को अगर मैं डिग्री सेल्सियस वाले में परिवर्तित करूं, जो कि हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम प्राप्त करना हमारे लिए और आसान है, लेकिन 0 केल्विन तापक्रम प्राप्त करना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। इसीलिए ये जितनी भी गणनाएं थी, जितने भी प्रयोग थे, वो डिग्री सेल्सियस ताप पर किए गए। इसीलिए अब अच्छा होगा कि मैं इस ताप को किस में परिवर्तित कर दूं? डिग्री सेल्सियस वाले ताप में परिवर्तित कर दूं। तो अब देखिए, अब ये समीकरण क्या बन जाएगी? P बराबर K, ये केल्विन में, तो केल्विन को जब, मतलब कि केल्विन को मैं ये भी लिख सकता हूं
टी डिग्री प्लस 273। तो ये पूरा केल्विन टेम्परेचर कैपिटल टी को बताएगा, क्योंकि ये केल्विन में दे रखा है, तो केल्विन में बदलने के लिए आप 273 में डिग्री सेल्सियस का आप जोड़ देते हैं मतलब, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब इस समीकरण को आगे आप देखेंगे तो P बराबर के डिग्री टी, मतलब कि के टी डिग्री प्लस 273 डॉट के, मतलब कि ये तो क्या हो गया, ये C हो गया, ये क्या हो गया, ये ढाल M हो गया, ये तापमान x अक्ष पे तापमान आ जाएगा mx प्लस सी बराबर ये y हो गया। जब इसका मैं एक ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो तापमान T डिग्री में हमने x अक्ष पर लिया है, डिग्री सेल्सियस में हमने तापमान ले रखा है x अक्ष में, और दाब हमने ले रखा है y अक्ष पे। तो दाब y अक्ष पे, x अक्ष पे डिग्री सेल्सियस में ताप। तो यहां पर जब भी मैं ताप को 0 ले जाऊंगा ना, तो यहां पे ये अतिरिक्त जो मान आ रहा है वो अतिरिक्त मान किसके बराबर हो जाएगा, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको हम, 273 के बराबर हो जाएगा। ये 273 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वही बात है कि यार जब इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो पीछे बढ़ाने पर ये x अक्ष पर कहीं जाकर के यहां कटेगा, ठीक है। तो वही बात है कि जब तापमान 0 को पहुंचेगा, जब केल्विन में तापमान 0 पहुंचेगा तब ये दाब 0 होना चाहिए, ठीक है। तो भैया इसका मतलब ये दाब जो है यहां जाकर के कितना हो गया, दाब का मान यहां पे आ गया 0। तो इसका मतलब दाब का मान यहां 0 कब पहुंचेगा, जब केल्विन में ताप कितना होगा 0, मतलब कि केल्विन में यहां वाला ताप कितना हो जाएगा 0 केल्विन। और प्रायोगिक रूप से जब ये देखा जाए तो ये ताप जो है यहां पे 273 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे केल्विन में कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो डिग्री सेल्सियस में आप 273 को जोड़ दो तो आपको वो मान केल्विन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से परम ताप जो है वो परिभाषित होता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी गणना, और अगर यही ग्राफ आपको अगर सीधा सीधा परम ताप के लिए बोला जाता तो उसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि परम ताप मतलब कि 0 से प्रारंभ होगा, तो यहाँ पे दाब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ताप। तो परम ताप पर तो ये चलेगा सीधी रेखा जो 0 से स्टार्ट होगी, और डिग्री सेल्सियस में आपका ग्राफ इस प्रकार का आ जाएगा, ठीक है। ये सारी गणना है। फिर इसमें हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन ग्राफ पे कुछ ऐसा पूछा जाए। मान लो ये ग्राफ ऐसा आता है कि एक ये तापमान यहाँ आ गया, ये दाब यहाँ आ गया, y अक्ष ये x अक्ष, एक ग्राफ ऐसा दे दिया, एक ग्राफ ऐसा दे दिया, ठीक है। इस पे v1 आयतन दे रखा है, इस ग्राफ पे v2 आयतन दे रखा है। अब आपको बोला जाए कि v1 और v2 में संबंध ज्ञात करो, तो आपको वैसा ही काम करना है जैसा कि आप पहले कर चुके हो। क्या करना है आपको, तो देखिए p बाई टी बटा क्या होता है, मतलब p बटा t क्या होता है, स्थिरांक, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस समीकरण को देखो, थोड़ा सा मैं इसमें कलाकारी करता हूं, क्या p के नीचे t को डिवाइड करता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, p बटा t को मैं यहां नीचे ले गया, तो ये जो v है वो v nr के नीचे आ जाएगा, तो मैं यहां से क्या लिखता हूं, p बटा t बराबर nr बटा v, ये लिख सकता हूं। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, p बटा t को मैं क्या बोल रहा हूं, p बटा t बराबर स्थिरांक, तो p बटा t बटा स्थिरांक मतलब बराबर स्थिरांक, तो ये स्थिरांक जो है ये स्थिरांक इस nr बाई v के बराबर है। तो ये nr बटा v जो है वो मुख्य रूप से स्थिरांक ही, इसका मतलब स्थिरांक अगर ज्यादा होता है तो आयतन कम हो जाएगा, या मैं बोल दूं कि आयतन ज्यादा होता है तो स्थिरांक कम हो जाएगा। यही बातें हमको यहां बोलनी। तो इससे मैं यहां लिख रहा हूं, स्थिरांक अगर ज्यादा है तो आयतन कम हो जाएगा, और आयतन अगर ज्यादा है तो स्थिरांक कम हो जाएगा, उल्टा संबंध है, ठीक है। चलिए अब यहां आते हैं, ये θ1 है, ये θ2 है, θ1 से θ2 ज्यादा है, तो tan θ1 से tan θ2 भी ज्यादा होगा, और tan θ2 यहां जो ढाल है k, वो k क्या है, tan θ ही तो है। इसका मतलब जिसके लिए थीटा का मान ज्यादा उसके लिए tan θ ज्यादा,
और टेन थीटा ज्यादा तो स्थिरांक भी ज्यादा, इसका मतलब टेन थीटा 2 ज्यादा तो यहां से K2 भी K1 से ज्यादा हो जाएगा। और जब K2 K1 से ज्यादा होगा तो जिसका स्थिरांक ज्यादा होगा, तो स्थिरांक अगर, अभी मैंने क्या बताया, स्थिरांक अगर ज्यादा है तो उसका आयतन कम हो जाएगा, उससे संबंधित आयतन कम हो जाएगा। मतलब कि दूसरा वाला स्थिरांक अगर ज्यादा है, K1 से K2 ज्यादा है, तो आयतन दूसरे वाले का पहले वाले से कम हो जाएगा। स्थिरांक ज्यादा है तो आयतन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संबंध आ जाएगा। ये भी हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए। मतलब कि यहाँ पे V2, ये V2 जो होगा वो कम होगा V1 से। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलाकारी कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ल्स गैलोसेक नियम चल रहा है ना हमारा। ठीक है, मैं गैलोसेक नियम की बात कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा खेल खेलते हैं हम। ठीक है, अभी आपको मजा आने वाला है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा चीजों में उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उलझेंगे नहीं हम, मैं चीजें क्लियर कर दूंगा, बट मैं आपको उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं आपका दिमाग कितना चल सकता है। ठीक है, गैलोसेक नियम हमने पढ़ लिया, उससे पहले हमने बोयल का नियम भी पढ़ा, उससे पहले हमने चार्ल्स का नियम भी पढ़ा। चलिए, बोयल के नियम के अंदर मैंने क्या पढ़ा, पीवी बराबर स्थिरांक, है ना। तो हम मान लेते हैं ये स्थिरांक कोई K1 है। ठीक है, चलिए ये हो गया बोयल के नियम के अनुसार, बोयल के नियम के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स का नियम हमने क्या पढ़ा, V/T बराबर, चलिए यहां पे हम स्थिरांक मान लेते हैं K2 स्थिरांक। ठीक है, यहां पे आ गया ये चार्ल्स का नियम। नियत दाब पर होता है ना, नियत दाब पर ये होगा, और बोयल का नियम नियत ताप पर होगा। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा हल करूं तो V बराबर K2 इंटू कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गई आपकी समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। ठीक है, अब मैं इन दोनों समीकरणों की बात करूं तो यहां पे ये आयतन दे रखा है, यहां पे ये आयतन दे रखा है ना। अभी क्या बातें मैं उलझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आएंगी। देखिए आप, तो मैं यहां से इन दोनों से क्या लिखता हूं, V का मान मैं इसमें रख दूं तो P बराबर K2T बराबर K1। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भैया, रख दिया तो ये आ गया। तो सर इसमें आगे क्या फिर, अब देखो कुछ गड़बड़ लग रही होगी आपको। ये स्थिरांक हमने वहां लिखा है, ये स्थिरांक मतलब सॉरी ये वाला स्थिरांक K1 यहां लिखा स्थिरांक, ये वाला स्थिरांक यहां लिखा स्थिरांक, ये भी स्थिरांक, ये भी स्थिरांक। अब आगे का जादू देखो। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं P.T बराबर K1 बटा K2। स्थिरांक स्थिरांक, सर ये क्या हो गया, ये अगर स्थिरांक है तो ये संबंध तो कुछ ऐसा आ रहा है, Pt बराबर स्थिरांक आ गया। जबकि गैलोसेक का नियम क्या बोलता है, P इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। भैया ये क्या गड़बड़ चल रही है, यहां तो हमारे लिए Pt बराबर स्थिरांक आ रहा है और यहां पे P इज प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है। मतलब कि Pt के यहां से P, ये तो स्थिरांक है, तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूं, ये स्थिरांक, तो मैं क्या बोल सकता हूं, P T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और गैलोसेक नियम जो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसमें P T के समानुपाती। भाई चक्कर क्या, ये सही है ये सही है, मतलब कि यहां पे हमने इसको जब हल किया तो P T के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, और गैलोसेक नियम बोल रहा है कि नहीं भाई P T के समानुपाती। तो चक्कर क्या है ये, थोड़ा सोचिए क्या लोचा चल रहा है ये, मतलब ये गलत है या ये गलत है, क्या गड़बड़ है, देखिए थोड़ा सोचिए आप। तो बोला था ना थोड़ा कलाकारी करेंगे हम, उलझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको उलझन दूंगा नहीं। अगर आपके दिमाग में अभी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए सीधी सी बात है, इधर देखिए ये समीकरण, जो ये वाली समीकरण मुख्य रूप से यहीं से आ रही है, मतलब कि इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सही तो यही है, सही है, और ये गलत है, ये गलत है, ये संभव नहीं है। क्यों, देखो अभी कैसे, अगर मान लो आप ताप को बढ़ाते हो, मान लो आपने ताप बढ़ाया, ठीक है, अब यार थोड़ा सोचो, ताप बढ़ा रहे हो तो दाब कम हो रहा है इस समीकरण के हिसाब से, ये तो आप देखोगे और बोलोगे भी, लेकिन आप इसको छोड़ो अभी साइड में।
आप ये देखो कि अगर आप ताप को बढ़ाओगे, ताप को बढ़ा दिया, तो बॉयल के नियम पे आ जाओ, सोचो थोड़ा। ताप को आपने बढ़ाया है, क्योंकि ये दोनों जो स्थिरांक हैं वो मुख्य रूप से, ये तो बॉयल वाला स्थिरांक है और ये कौन सा स्थिरांक है, ये चार्ल्स वाला स्थिरांक है। तो भैया बॉयल वाला जो स्थिरांक है उस स्थिरांक के अंदर ही तापमान आता है, मतलब कि ताप को अगर बढ़ाओगे तो स्थिरांक बढ़ेगा ही बढ़ेगा बॉयल के नियम के अनुसार। मतलब कि ताप को बढ़ाया तो ये स्थिरांक बढ़ना चाहिए। अगर स्थिरांक बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो स्थिरांक कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पूरा स्थिरांक होने का मतलब ये है कि इसका जो मान है वो स्थिर रहना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो बॉयल के नियम के अनुसार ये जो स्थिरांक है उसके अंदर ताप आता है। आप देखो पीवी बराबर एनआरटी, तो पीवी बराबर स्थिरांक और पीवी बराबर एनआरटी, मतलब कि ये जो के का मान है वो मुख्य रूप से एनआरटी, ये तो आप निश्चित रखते हो, ये स्थिरांक होता है। इसका मतलब तापमान जो होता है वो के साथ बदल रहा है, मतलब कि आप तापमान को बदलोगे तो ये स्थिरांक बदलेगा। और जब ये स्थिरांक बदल गया तो भैया ये पूरा का पूरा जो है वो स्थिरांक कैसे हो सकता है। इसका मतलब हम जो बात बोल रहे हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि पी टी के व्युत्क्रमानुपाती है, ये 100%, 500% गलत होगी। तो ये गलत है। तो ये मैंने आपको एक ऐसे ही दिमाग चलाने के लिए मैंने आपको एक कुछ दी थी, कुछ प्रॉब्लम दी थी, उसको आपको देखना था। तो ये यही सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए बच्चों, गैलो-सेक नियम पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब उस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। फिर वही बात, लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर नीट का लेवल, फिर मेंस या आपको एडवांस लेवल तक अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो वो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही सीधा प्रश्न, फिर से बात बोलूंगा, किस लेवल का है, तो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी लेवल है, आ सकता है, 100% नहीं बोल सकते लेकिन आ सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर मेडिकल एग्जाम इसको बहुत लाइक करने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपका आईक्यू चेक किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आईक्यू भी कुछ नहीं है ज्यादा, कुछ हल्का फुल्का। देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोला गया मैं बता देता हूं। किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए, यहां पे एक चीज ध्यान रखें, गैस की मात्रा, किसी गैस की मात्रा निश्चित है और इस पूरे प्रश्न में आयतन निश्चित। तो अगर ये दे रखा हो, ये ना भी दिया हो प्रश्न में, तो आप क्वेश्चन का तरीका देख करके आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस की मात्रा निश्चित है, मतलब कि द्रव्यमान निश्चित है, ठीक है भैया। और जनरली सामान्यतः आप गैस का घनत्व भी एक विशेष जगह में आप समान मानते हो, उसको बदलते नहीं है। तो गैस का घनत्व निश्चित, मात्रा निश्चित, द्रव्यमान निश्चित, तो सीधी सी बात है आयतन निश्चित होगा। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो हमको ही मान करके चलना है कि हाँ भाई इस परिस्थिति में घनत्व समान रखते हुए हमको मात्रा निश्चित बोली, मतलब कि आयतन निश्चित होगा ही होगा। क्योंकि आयतन मतलब कि घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब कि ये निश्चित है। और मैं बोल रहा हूं गैस के लिए अगर आपको प्रश्न में कुछ ना दिया हो तो आप इसको मान करके चले कि एक विशेष प्रकार की गैस के लिए घनत्व निश्चित, तो आयतन निश्चित तौर पर निश्चित रहेगा, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को फिर से मैं प्रश्न में आता हूं। तो ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थिति में आपको पहले ताप T दे रखा है और उस ताप को दुगुना कर दिया, तो आपके दाब में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। ऐसा करने से ये पूछा गया है अगर दाब आपका 1 एटमॉस्फेयर है शुरुआत में, तब। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं इसमें। ताप दुगुना, ताप दुगुना, दाब भी दुगुना। हल करते हैं, बहुत सीधा प्रश्न है। P इज प्रोपोर्शनल टू T, दाब दुगुना, सॉरी हाँ, मतलब कि ताप दुगुना, ताप दुगुना, दाब भी दुगुना, मतलब कि P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2 से आप जब इसको हल करेंगे तो भैया T1 बराबर आप लिखेंगे T, T2 बराबर आप लिखेंगे 2T, दुगुना कर दिया। P1 बराबर आप लिखेंगे 1 एटमॉस्फेयर, P2 बराबर कितना, तो T से T कैंसिल, तो ये आ जाएगा P2 बराबर 2 आ जाएगा, तो P2 बराबर 2 एटमॉस्फेयर। सीधी सी बात है, दुगुना।
अगर इतनी गणना ना भी करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये दुगुना तो ये दुगुना हो जाएगा, दाब दुगुना हो जाएगा, P2 दुगुना हो जाएगा। डेल्टा P परसेंटेज नहीं निकाला अभी मैंने, क्योंकि समीकरण ये है किसके अनुसार, ये आ रही है आपकी गैलुसेक के नियम के अनुसार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। पहले दाब कितना था, अब एक स्टेप आगे जाना, हमको परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत। बहुत ही आसान है, जितना परिवर्तन आ रहा है, पहले 1 एटमॉस्फेयर था अब 2 एटमॉस्फेयर हो गया, तो दाब में कितना परिवर्तन आ रहा है, 1 एटमॉस्फेयर का, तो दाब में परिवर्तन बटा, क्योंकि आप प्रतिशत हमेशा प्रारंभ वाली वैल्यू जो होती है, प्रारंभ वाला जो मान होता है उसके अनुदिश निकालते हैं आप। तो प्रारंभ वाला मान कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, तो डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100%, यही तो होगा जो प्रतिशत में कमी या वृद्धि हुई है। तो ठीक है, इसका मतलब डेल्टा P कितना है, तो P2 माइनस P1, तो ये कितना आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर बटा P1, P1 कितना है, P1 आपका 1 एटमॉस्फेयर ही दे रखा है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब कि आपका आंसर 100% हो जाएगा। मतलब कि दाब में कितनी वृद्धि हुई है, दाब बढ़ा तो है 2 एटमॉस्फेयर, कितना बढ़ा है, 100% दाब बढ़ गया, क्योंकि पहले 1 एटमॉस्फेयर था, बढ़ा भी 1 एटमॉस्फेयर, मतलब कि पहले का पूरा दाब बढ़ गया, 1 एटमॉस्फेयर बढ़ चुका है। चलिए हम अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेवल नहीं बढ़ाया मैंने, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग भी नहीं बोलेंगे, लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें कितना गुना बढ़ा दिया ये पूछा गया है, और पहले हमने प्रतिशत में निकाला था। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला है कि दाब कितना गुना बढ़ गया यदि आयतन निश्चित है। तो इस परिस्थिति में तापमान T1 से T2 कर दिया, तो इस बढ़ोतरी में दाब कितना गुना बढ़ गया ये निकालना है। चलिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसको हल करिए। तो बहुत आसान है, देखिए किस प्रकार से, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, ये लिखते हैं ना आप। देखिए मान लेते हैं पहले वाला दाब कोई P है, कुछ भी अटरम सटरम कुछ भी, मतलब कि X मान लो, Y, आपको जिसमें मजा लगता है, आपको जो बढ़िया लगता है, मैंने P मान लिया। तो पहले वाला ताप कितना होगा, 27 डिग्री, 27 डिग्री मतलब कि 300 केल्विन। चलिए बहुत बढ़िया। P2 की बात करें तो P2 मुझे नहीं पता कितना बड़ा, वो मुझे देखना पड़ेगा। और T2 अपने 37 मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 केल्विन बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन। तो यहां से जब आप P2 निकालेंगे तो P2 बराबर कितना आएगा, P2 बराबर हो जाएगा 31/30P, मतलब कि पहले जो दाब P था उसका 31/30 गुना ये दाब, बाद वाला दाब बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से सोल्व करना है। तो अब हम आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, और आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो आगे के क्वेश्चन में आप ये देखिए कि आपको एक बर्तन दिया गया है, इस बर्तन के अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, और उसको P दाब पर रखा गया है और तापमान T1 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे तापमान T1 रखा गया है। ठीक है, चलिए, और T1 तापमान पर मतलब गर्म किया जा रहा है, इसको गर्म किया गया, T1 ताप पर ये गर्म किया जा रहा है इस गैस को। जब ऐसा किया जाएगा तो इस बीकर से, इस बर्तन से 3/5वां भाग गैस का जो है वो बाहर निकल गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है, और जब 3/5वां भाग बर्तन से बाहर निकल गया तो अब जो नई परिस्थिति आई उसमें दाब कुछ P2 हो गया होगा और तापमान जो वो 27 डिग्री। तो इन क्वेश्चन के अंदर इस परिस्थिति में आपको जो पहला वाला T1 ताप है उसकी गणना करनी है, आपको पुराने ताप की गणना करें, लिखा है ना यहाँ पे, पुराने ताप की गणना करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए इस पूरी परिस्थिति में आपको एक बात बोली गई है, आयतन नियत है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आयतन नियत। ठीक है, चलिए तो नियत आयतन पर इस पूरी परिस्थिति में आपको पुराने वाले ताप T1 की गणना करनी। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए देखिए आपका आयतन नियत है तो गैलुसेक नियमानुसार, चलिए गैलुसेक के नियम के अनुसार क्या होगा, है ना, तो गैलुसेक के नियमानुसार P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। ठीक है,
P1 क्या है, तो चलो मान लेते P1 कोई P है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वही P दे रखा है। ताप T1, तो हमको पूरा ताप मतलब कि T1 की गणना करनी, ये हमारे लिए अज्ञात है, जानते नहीं है। दाब P2, चलिए अब देखो, जब आपने इसको T1 तापक्रम पर गर्म किया, इस टेम्परेचर पर गर्म किया, 3/5वां भाग इसका निकल गया, तो सीधी सी बात है, पहले दाब P था, 3/5वां भाग यहां से निकल गया, तो अब कितना बच जाएगा, 2/5। 3/5 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2/5। इसका मतलब यहां पे अब जो बचा हुआ भाग है वो 2/5वां भाग है। इसका मतलब पहले दाब अगर P था, तो अब बर्तन में दाब जो लगेगा 2/5 P लगेगा, क्योंकि पहले कुल P दाब लग रहा था वो 5/5 भाग के कारण लग रहा था, तो 5/5 के कारण लगने वाला दाब P था, तो 2/5 के कारण लगने वाला दाब जो होगा वो 2/5 P हो जाएगा। इसका मतलब ये P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा आपका 2/5 P। तो पहले वाले दाब का अब बाद वाला दाब जो है वो 2/5 रह गया, क्योंकि 3/5 भाग गैस का निकल चुका है। ठीक है, अब ताप T2 ताप आपको 27 डिग्री दे रखा है। अब 27 डिग्री मतलब कि कितना हुआ, ये हो गया T2 27 डिग्री मतलब कि 300 केल्विन। कितना हो गया, 300 केल्विन। तो चलिए अब इस पूरी गणना को करके देखते हैं। तो देखिए यहां से जब आप हल करेंगे तो P से P कैंसल, और ये 1500 और 1500/2, तो 1500/2 मतलब कि 750, तो 750 केल्विन, 750 केल्विन। 750 केल्विन को जब आप डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो T डिग्री सेल्सियस मतलब कि ये हो जाएगा 477 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका मतलब 477 डिग्री सेल्सियस पे आपने जब इस गैस को गर्म किया, तब 3/5वां भाग निकला, दाब इतना रह गया और ताप जो है वो इसमें परिवर्तित हो चुका है। तो ये पूरी गणना है, इस प्रकार का एक लेवल है। इस लेवल के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो और सामान्यतः ये मेंस लेवल पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम आते हैं एक और लेवल के प्रश्न पे। ठीक है, तो लेवल थोड़ा सा मतलब बड़ा तो नहीं है, वही है, लेकिन एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, दूसरे अलग अंदाज में पूछा गया है। पहले जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से एक दूसरे अंदाज में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि एक कोई बर्तन है जिसमें कुछ गैस के कण हैं और आपने इस गैस को 900 केल्विन पर गर्म किया। ठीक है, और बाद में इसका ताप जो है वो आपने कम करके 300 केल्विन कर दिया। चलिए 300 केल्विन कर दिया। तो अब आपको इस परिस्थिति में बताना है कि कितना भाग गैस का, कितना भाग ऐसा है जो कि बर्तन को छोड़ करके निकल गया है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, इस पूरी परिस्थिति के अंदर हमको जो आयतन दिया गया है वो आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित दिया गया है हमको। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये दे रखा होगा आपको, आयतन निश्चित है। ठीक है, तो देखिए आयतन निश्चित हो तो गैलुसेक के नियम के अनुसार, गैलुसेक नियमानुसार, तो आयतन निश्चित, तो आयतन निश्चित तो दाब जो होगा वो ताप के समानुपाती। ठीक है, और दाब अगर ताप के समानुपाती है तो अगर यहाँ पे 900 केल्विन ताप है और यहाँ पे 300 रह गया, मतलब कि ताप जो है वो 1/3 हो गया। भाई पहले 900 था, 900 का अब 300 रह गया, 300 मतलब कि 1/3 भाग रह गया ताप का। तो इसका मतलब अंदर जो गैस है उनका दाब भी कितना रह जाएगा, 1/3, क्योंकि दाब और ताप दोनों एक दूसरे के समानुपाती। तो मैं यहां से लिख सकता हूं P1/T1 बराबर P2/T2। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, P1 मान लेते हैं पहले वाला दाब P था और पहले वाला ताप कितना, ये T1, पहले वाला ताप कितना 900, तो मैंने यहां 900 लिख लिया, बराबर। बाद वाला दाब कितना है हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, चलिए बाद वाला दाब, यहाँ पे दाब कितना हो जाता है हम नहीं जानते, हमने यहाँ शुरुआत वाला P1 की जगह P मान लिया हमने। और ताप कितना रह गया, ताप इसने लिखा है परिवर्तित करके आपने 300 केल्विन रहने दिया। तो इस परिस्थिति में आपका P2 कितना आएगा, तो इस परिस्थिति में आपका P2 तो आ जाएगा 1/3P। कितना आ जाएगा, 1/3P। मतलब कि पहले अगर यहाँ पे दाब P था तो अब कितना गैस निकलने पे दाब 1/3P रह जाएगा। सीधी सी बात है, दाब के समानुपाती रहती है मात्रा, जितना दाब होगा, जितनी मात्रा होगी उतना ही दाब लगेगा। तो पहले P दाब था,
अब 1/3 p लग चुका है। इसका मतलब मात्रा भी जो रह जाएगी वो 1/3 रह जाएगी पहले की। तो अगर पहले 1 थी, अब 1/3 रह गई, तो कितनी मात्रा निकल गई? तो 2/3 भाग जो है गैस का वो निकल चुका है। मतलब कि पहले P था, अब 1/3 P रह चुका है। मतलब कि 2/3 दाब जो है वो कम हो चुका, वो निकल, मतलब 2/3 भाग दाब का जो है वो हट चुका है। इसका मतलब मात्रा भी कितनी यहां से बाहर निकल चुकी है? 2/3। इसका मतलब निकली हुई मात्रा कितनी होगी? तो निकली हुई मात्रा ये हो जाएगी 2/3। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। गैलोसेक नियम पे कुछ क्वेश्चंस देखने के बाद में अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक, मतलब कि नए पार्ट, नए भाग, आवोगाद्रो परिकल्पना की। तो हमने बॉयल का नियम, देखो सारे नियम अब हम जल्दी ही खत्म करने के कगार पर हैं। बॉयल का नियम पढ़ लिया, चार्ल्स का नियम पढ़ लिया, गैलोसेक का नियम पढ़ लिया, और अंतिम आता है आवोगाद्रो का नियम। तो चलिए देखते हैं क्या है ये नियम। तो देखिए, इस नियम के अनुसार बोला गया है कि नियत ताप एवं नियत दाब पर गैसों के समान मोलों द्वारा, चलिए इसको मैं फिर से लिख लेता हूं, समान मोलों द्वारा घेरा गया आयतन भी समान रहता है। चलिए इस नियम को हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है गैस समीकरण क्या है बच्चों? PV बराबर nRT। ये गैस समीकरण है, ये हमें ध्यान रखनी है और ध्यान होनी भी चाहिए। आपको बोला नियत ताप और नियत दाब पर, मतलब कि आपने दाब को नियत कर दिया, आपने ताप को नियत कर दिया, ताप और दाब दोनों नियत हो गए। तो ये तो यार स्थिरांक ही है, इसको तो नियत होने की जरूरत नहीं है, पहले से स्थिरांक है। तो समान मात्रा अगर होगी गैसों की, या समान मोलों की संख्या होगी, तो उन गैसों के आयतन भी क्या होंगे? समान होंगे। ये बोलना चाहता है ये आवोगाद्रो का नियम। या आप ये बोल दें कि समान दाब और समान ताप पर गैसों के आयतन जो होंगे वो मोलों के समानुपाती होंगे, तो भी बोलना गलत नहीं होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब V समानुपाती है N के। इसका मतलब एक आपने बीकर लिया है, उसमें आपने H2 गैस ले रखी है, चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, और एक बीकर लिया आपने, उसमें आपने HE गैस ले रखी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई और भी ले सकते हैं आप, N2 भी ले सकते हैं। चलिए एक बीकर और लेते हैं, हमने एक और बीकर लिया जिसमें हमने N2 गैस ले रखी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब आपको बोला गया है कि इस H2 गैस का आपने दाब रख दिया 1 एटमॉस्फेयर, और आपने इसका ताप रख दिया 273.15 केल्विन। अब नियम को हमें देखना है, ये नियम क्या बोल रहा है, तो इसको समझने के लिए नियम की बातों को हमको लगाना होगा। तो नियत ताप और नियत दाब पर, तो ये दाब ये ताप यहां आपने उपयोग कर रखा है, यही दाब ताप यहां, क्योंकि नियत ताप और दाब रहना चाहिए। तो इसी दाब और इसी ताप पर, चलिए हीलियम की बात करेंगे, और नियत रहना चाहिए आगे भी, तो इसी दाब और इसी ताप पर यहां भी। तो तीनों में दाब और ताप हमने क्या रख दिया? नियत रख दिया इस नियम के अनुसार। तो गैसों की समान मोलों द्वारा घेरा गया आयतन भी समान होता है। तो मान लेते हैं आपने इस परिस्थिति में H2 गैस की बात की है, तो इस H2 गैस का मान लीजिए आपने 1 मोल ले रखा है, ठीक है, तो 1 मोल द्वारा मान लेते हैं V आयतन घेरा गया है इस परिस्थिति में। तो इसका मतलब यही समान मात्रा आप हीलियम की अगर लेते हैं इस परिस्थिति में, समान परिस्थिति में, तो हीलियम के भी जो आयतन घेरा जाएगा वो कितना घेरा जाएगा? V लीटर घेरा जाएगा। और यही समान परिस्थितियां, मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर और 273.15 केल्विन आप नाइट्रोजन के लिए रखते हैं, तो इसका भी 1 मोल जो होगा
वो V लीटर आयतन ही ग्रहण करता है। तो देखिए, समान ताप दाब, समान ताप दाब, समान ताप दाब पर तीनों की समान मात्रा है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल के द्वारा घेरा गया आयतन VmL 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 या V लीटर V लीटर V लीटर होता है। अब जब गणना की गई, गणना क्या की गई कि आपने दाब को 1 एटमॉस्फेयर रख दिया, यहाँ पे आपने दाब को 1 एटमॉस्फेयर रख दिया, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपने मोलों की संख्या को आपने 1 मोल रख दिया, कितना रख दिया, 1 मोल, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया ना 1 मोल। तो हम देखते हैं अभी गणना में क्या होता है। तो 1 एटीएम दाब यहाँ पे रख दिया, 1 मोल दाब आप 1 मोल मात्रा आपने यहाँ रख दी, ठीक है। ताप कितना रखा, ताप आपने 273.15 यहां रख दिया, ठीक है। और आयतन और गैस स्थिरांक, अभी ये दोनों बातें हमने नहीं रखी हैं। मान लेते हैं ये गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक को आपको बाद में मान बताया जाएगा। इस गैस स्थिरांक का मान भी आपने मान लीजिए रख दिया है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। अब ये कहां से आया तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये मान जो है ये फिक्स होता है, किसी एक गैस के लिए एक निश्चित परिस्थिति में ये मान जो है ये फिक्स होता है, निश्चित होता है। और ये मान क्या होता है, तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो हो सकता है अभी आपके दिमाग में बात है कि सर चलिए दाब तो आपने 1 एटमॉस्फेयर क्यों रखा, हमें समझ में आ गया। आप बोल सकते हैं सर ताप भी आपने 273.15 क्यों रखा, हमें समझ में आ गया, क्योंकि परिस्थिति में बोल रखा है। एन की संख्या 1 मोल क्यों रखी, वो भी हमें समझ में आ गया। लेकिन सर आर की मात्रा, आर का मान जो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ये लीटर एटमॉस्फेयर लिखा है मैंने इसका मात्रक, ये कहां से आया, तो ये मान मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये मान आर का क्या क्या हो सकता है, कितना हो सकता है और किन परिस्थिति में कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी आप याद कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पे गणना के द्वारा हमें ये ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है कि ये 1 मोल का इस परिस्थिति में ये आयतन कितना होता होगा। तो जब ये सारी बातें रख दोगे ना, तो यहां से हम V को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब V को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये 22.4 लीटर आता है। तो इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर और 273.15 केल्विन जो है उस पे किसी भी गैस, चाहे H2 हो, चाहे हीलियम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, उसके 1 मोल द्वारा घेरा गया जो आयतन है ना, वो 22.4 लीटर होता है हमेशा। बात करें हीलियम की, तो 1 एटमॉस्फेयर और इतने केल्विन ताप पर 1 मोल हीलियम द्वारा घेरा गया आयतन जो है वो भी 22.4 लीटर ही होगा, ठीक है। इसी तरह से H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर 273.15 और 1 मोल रखा जाएगा समीकरण के अंदर, तो यहां भी जो आयतन आएगा वो 22.4 लीटर ही आएगा। तो देखिए इस परिस्थिति में 1 एटमॉस्फेयर 273.15 केल्विन और 1 मोल, समान परिस्थिति जब आपने यहां रखी 1 एटमॉस्फेयर 273.15 केल्विन 1 मोल, वही परिस्थिति आपने यहां रखी 1 एटमॉस्फेयर 1 मोल और 273.15 केल्विन। तो इन समान परिस्थितियों में तीनों ही गैसों के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो 22.4 और 22.4 लीटर है। तो समान आयतन घेरा जाता है। इसका मतलब मोलों की संख्या के समानुपाती हो जाएगा आयतन, जब आपने दाब और ताप को नियत कर रखा है। अगर आप मोलों की संख्या को बढ़ाओगे तो आयतन भी बढ़ जाएगा दाब और ताप को समान रखने के साथ। तो हमने 4 नियम पढ़ लिए बॉयल का नियम। चलिए एक एक करके हम सभी को लिखते हैं और फिर हम आएंगे अवस्था समीकरण पे कि सभी प्रकार के नियमों को मिला करके जो समीकरण बनती है उसी को हम गैस समीकरण बोलते हैं या फिर हम अवस्था समीकरण बोलते हैं। तो देखिए शुरू से शुरू करते हैं हम, शुरू से शुरू क्या समराइज करते, थोड़ा सा समरी देखते हैं। देखिए बॉयल के नियम के अनुसार आप क्या लिखते हैं, आप PV बराबर स्थिरांक लिखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें ताप क्या रहता है, ताप नियत। फिर आप आते हो चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में आप दाब नियत रखते हो और दाब नियत रखते हुए आप क्या लिखते हैं, आप V समानुपाती है T, है ना। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो V बटा T बराबर स्थिरांक। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार चार्ल्स के बाद में आप आते हो गैलुसेक पे। गैलुसेक में आप आयतन नियत रखते हो। तो आयतन नियत रख के आपने देखा कि P बटा T जो होता है वो एक स्थिरांक होता है।
चलिए बहुत सही। और इसी प्रकार से आप दाब और ताप दोनों को नियत रखते हो, पीटी नियत रखते हो। यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है, ताप नियत, दाब नियत, लेकिन साथ ही साथ मात्रा भी नियत, एन नियत, मोलों की संख्या नियत, मोलों की संख्या नियत। यहां पे मोलों की संख्या नियत नहीं, यहां पे केवल दाब और ताप ही नियत है। तो ऐसा जब देखा गया तो आप क्या लिखते हो, V समानुपाती है एन के, और आप यहां से क्या लिख सकते हो, V बटा एन बराबर स्थिरांक, यही लिखोगे। या आप इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हो, एन स्थिरांक आपने V का गुणा, एन का गुणा कर दिया, तो ये आपके पास में समीकरण आती है किसके अनुसार, आवोगाद्रो के नियम के अनुसार, ये गैलोसेक के नियम के अनुसार, ये चार्ल्स के नियम के अनुसार, और ये बॉयल के नियम। तो जब इन सभी समीकरणों का, जब सभी निष्कर्षों को जब आपस में मिलाओगे तो एक समीकरण पूरी बन करके तैयार आएगी, जिसको हम बोलते हैं गैस समीकरण। और वो क्या होती है, तो PV समानुपाती होता है NT के। ठीक है, इस समानुपाती वाले चिन्ह को हटाओगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा, उसी स्थिरांक को हम बोलते हैं गैस स्थिरांक। क्या बोलते हैं, गैस स्थिरांक। और ये पूरी समीकरण जो है इसे बोला जाता है अवस्था समीकरण। क्या बोला जाता है, अवस्था समीकरण। अब यहां पे जो गैस स्थिरांक है, इस गैस स्थिरांक की मात्रकों के हिसाब से अलग अलग मान होते हैं। जैसे कि आपने गैस स्थिरांक का 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल सुना होगा, नहीं सुना है तो ध्यान रखना है, ये भी मान होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी इकाई क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल। चलिए, आर का मान जो होता है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये मान भी होता है। चलिए, बट यहाँ पे इकाई क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसके अलावा इसका मान जो होता है वो 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी होता है। ठीक है, ये कैलोरी पर केल्विन पर मोल के अंदर मान है। ठीक है, तो इकाइयां बदल गई तो उस हिसाब से मान बदल जाते हैं। ठीक है, ये मान जो है वो किसी एक गैस के लिए निश्चित है, किसी परिस्थिति में निश्चित रहते हैं ना। तो एक गैस के लिए मान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, बस इकाइयां जो है वो बदल रही है। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में जिस प्रकार की इकाइयों में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आपको ये मान उपयोग करने, तीनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जब आप गणना करेंगे तो आपको गणनाओं को आसान बनाने के लिए कुछ हम लोगों ने तरीके निकाल रखे हैं। आप 8.314 को आप 25/3 भी उपयोग कर सकते हैं गणनाओं को आसान बनाने के लिए, वहां पे आप ये उपयोग करेंगे, आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, बात करें 0.0821 की, तो जब आप इसको गणना में उपयोग करें तो आप इसकी जगह 1/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1.299 इसको तो आप बहुत आसानी से 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 उपयोग कर सकते हैं सीधा प्रश्न में, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ 1/12 उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव में है तो सीधी सी बात है, इसको गणना में उपयोग करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। और यहाँ पे आप 25/3 उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गैस स्थिरांक की बात है, ये गैस स्थिरांक है जिनके मान आपको ध्यान रखने हैं अलग अलग इकाइयों के हिसाब से। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ी आगे की। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि किसी भी गैस के 1 एटमॉस्फेयर और एक मैंने ताप बताया था 273.15 केल्विन पर 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन 22.4 लीटर होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी परिस्थितियों में ताप और दाब के मान है, ये दाब इतना होता है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ताप मैंने इतना बता रखा है, तो ये दाब और ताप की जो परिस्थितियां है इसको हम बोलते हैं बच्चों STP, नियत ताप एवं दाब की परिस्थिति। STP, नियत ताप एवं दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ताप और दाब का मान ये होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और परिस्थिति क्वेश्चन में आपको हो सकता है कभी मिल जाए, SATP। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है। तो यहां पे जो प्रेशर जो होता है वो 1 बार होता है।
ठीक है। और यहाँ पे ताप जो होता है वो 298 केल्विन होता है। तो कई बार आप इसको एनटीपी से भी रेफर करते हैं, ठीक है। तो SATP स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसमें दाब जो है वो 1 बार उपयोग में आता है और इसमें ताप जो होता है वो 298 केल्विन उपयोग में आता है। अगर परिस्थिति ये दे रखी है तो ध्यान रखना है, तो गैस का 1 मोल जो भी होगा वो 22.4 लीटर आयतन ग्रहण नहीं करेगा, वो 24.8 लीटर आयतन ग्रहण करेगा। तो ये एक नई बात है जो कि आपको ध्यान रखनी। 24.8 मतलब कि 24 तो निश्चित रूप से रहेगा ही, ये 6, 7, 8 कुछ अराउंड रहेगा, उसके आसपास रहेगा। 24.8 रहेगा, मतलब कि 22.4 जो आ रहा है वो आपका STP पर आ रहा है 1 मोल का, और उसमें परिस्थिति क्या क्या है, 1 एटमॉस्फेयर और 273.15 केल्विन। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन SATP आ जाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आता है, तो उसमें दाब अब 1 बार हो गया और ताप जो है वो 298 केल्विन हो गया। यहाँ 1 बार दाब है, यहाँ 1 एटमॉस्फेयर दाब है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो आपको अच्छे से पता है कि 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल के बराबर है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1.013 बार के बराबर है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1.013 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होते हैं, हमेशा समान। तो ये दाब और ये दाब एटमॉस्फेरिक जो कि मैं यहाँ पे उपयोग कर रहा हूँ STP में, और 1.013 बार जिसको आप लगभग 1 बार बोल सकते हैं, उसको मैं SATP में उपयोग कर रहा हूँ। तो मुख्य रूप से एटमॉस्फेयर और बार पूरी तरह से बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये ध्यान रखनी है आपको। तो जैसी परिस्थिति होगी वैसा आपको प्रश्न का आंसर देना है। ये बहुत ही माइनर और बारीक चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये बहुत ही केयरफुल रहें आप इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में अब हमें देखना है कि जो भी अभी तक बातें की उस पर एक बहुत प्यारा सा प्रश्न हम करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम में। और वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस आप पहले देख चुके हैं, लेकिन न तो बहुत ज़्यादा आसान, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल, एक बहुत प्यारा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपको एक गैस का सिलेंडर दे रखा है, उस सिलेंडर में H2 गैस दे रखी है, और इस H2 गैस का सिलेंडर के अंदर जो आयतन बनता है वो 4 लीटर बनता है, 20 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बनता है, और 127 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस यहाँ पे भरी हुई है। अब इसमें से कुछ गैस के मोल निकाल करके इसमें डाल दिए गए, और नई परिस्थिति के अंदर आयतन तो 4 लीटर ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पे दाब जो बनता है वो 1 एटमॉस्फेयर बन जाता है और 27 डिग्री सेल्सियस ताप बन जाता है उसी H2 गैस का, ठीक है। इस ताप पर ये रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ पे कुछ मोल मतलब कि इसमें स्थानांतरित नहीं किए गए, मुख्य रूप से ये कहाँ से, ये कैसे आया मैं बताता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। ये गैस का सिलेंडर है, इसमें से आपने कुछ गैस के कणों को निकाल दिया, कुछ गैस के मोलों को इसमें से आपने बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के बाद जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई वो कुछ ये वाली, मतलब कि उस नई परिस्थिति में गैस सिलेंडर के अंदर आयतन 4 लीटर है, मतलब 4 लीटर का गैस सिलेंडर है, और नई परिस्थिति में 1 एटमॉस्फेयर और 27 डिग्री पर वो गैस रखी हुई है। 27 डिग्री सेल्सियस उस गैस का टेम्परेचर है, उस गैस मतलब इस टेम्परेचर पर वो गैस अंदर सिलेंडर के अंदर है। तो आपको बताना है कि ये जो निकाली गई गैस है, अब उस निकाली गई गैस से आपने गुब्बारे फुलाना स्टार्ट किया, गुब्बारे में उस गैस को भरना स्टार्ट किया। तो इस निकाली गई गैस से कितने गुब्बारे आप बना सकते हो? यदि इस निकाली गई गैस का एक गुब्बारे को बनाने में ये परिस्थितियां रखी गई हो, मतलब कि 2 लीटर का गुब्बारा बनाया गया हो यहां से निकाली गई गैस के द्वारा, 27 डिग्री सेल्सियस पर ये कारनामा चल रहा हो, और दाब जो बनता है वो 1 एटमॉस्फेयर बनता है। तो यहाँ से इस सिलेंडर से जो भी गैस निकाली गई है उसके अंदर यहाँ पे कुछ गैस शेष रह जाती है इस परिस्थिति में, और जो निकाली गई गैस है उससे बहुत अधिक संख्या में गुब्बारे बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं वो हमको गणना करनी है। तो एक गुब्बारा जो आपने बनाया है वो इस परिस्थिति को रखता है, आयतन ये रखता है, ताप ये रखता है, दाब ये रखता है। तो अब गुब्बारों की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए सबसे पहले यहां पे आप देखिए हर परिस्थिति में
आपने यहाँ जितने मोल ले रखे, मतलब कि हर परिस्थिति क्या, मतलब कि यहाँ पहले सिलेंडर में आपने जितने मोल ले रखे हैं H2 के, सीधी सी बात है जो आगे स्थानांतरित हो रहे हैं मोल वो भी यहीं से होंगे। इसमें जितने मोल उपस्थित है उससे ज्यादा मोल तो अलग से उत्पन्न हो नहीं सकते और ना ही नष्ट हो सकते। जो भी मोल यहाँ H2 गैस के हैं वही आगे स्थानांतरित हो रहे हैं, मतलब कि हमको यहाँ से गणना प्रारंभ करनी मोलों के हिसाब से। तो मोल कितने, तो देखिए प्रारंभ में, यहाँ प्रारंभ में इस गैस सिलेंडर में कितने मोल हैं, तो n प्रारंभ, चलिए n प्रारंभ गैस सिलेंडर में कितने मोल, तो आप n का सूत्र क्या लिखते हैं, PV अपॉन RT, यही लिखेंगे आप, PV अपॉन RT। तो P का मान जो है, आप P का मान यहाँ कितना रखेंगे, 20 एटमॉस्फेयर, कितना रखेंगे, 20 एटमॉस्फेयर। आयतन का मान, आयतन कितना है, 4 लीटर। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जैसा मात्रक होगा वैसा ही आप R का मान उपयोग करें। R के 3 मान थे, एक जूल में था, एक लीटर एटमॉस्फेयर में था, एक कैलोरी में था। तो यहाँ पे ऊपर जो मात्रक आ रहा है वो ATM और लीटर, इन दोनों गुणा करोगे तो लीटर एटमॉस्फेयर हो जाएगा। मतलब कि R का मान भी आपको लीटर एटमॉस्फेयर वाला यूज करना है, मतलब कि कौन सा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में इतना होता है। गुणित ताप कितना दे रखा है, ताप 127 डिग्री, मतलब कि 400 केल्विन दे रखा है। 127 डिग्री को आप जब केल्विन बदलोगे तो 400 केल्विन। यहां से जो मोल परिकलित करके आप लेकर के आओगे वो 2.43 हो जाएंगे, 2.43 मोल हो जाएंगे। इसका मतलब H2 गैस के शुरुआत में इस सिलेंडर के अंदर कितने मोल थे, 2.43 मोल थे शुरुआत में। अब इन 2.43 मोल में से कुछ मोल आपने बाहर निकाल दिए, है ना, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कुछ मोल क्या रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे। अब वो जो मोल शेष रह गए उसके लिए परिस्थिति आपको कुछ इस प्रकार से दी गई है, हो सकता है परिस्थिति किसी ना किसी प्रकार से इन लोगों ने मेंटेन की होगी। तो परिस्थिति में आपको यहाँ पे गैस सिलेंडर में मोल निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी वही बात, मोल शेष मोल, यहाँ सिलेंडर में शेष मोल क्या आ जाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ का दाब कितना है, तो यही फॉर्मूला तो ये लगाएंगे सूत्र, दाब कितना है तो 1 एटमॉस्फेयर, गुणित यहाँ पे आयतन कितना है 4 लीटर, बटा यहाँ पे R तो ये एटमॉस्फेयर में है, चलिए ये 4 लीटर में है तो लीटर एटमॉस्फेयर हो गया। लीटर एटमॉस्फेयर मतलब कि R भी आप लीटर एटमॉस्फेयर में उपयोग करोगे तो 0.0821 ये R का मान हो जाए, ये लीटर एटमॉस्फेयर में आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। गुणित ताप आएगा नीचे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ताप क्या आ जाएगा 27 डिग्री, मतलब कि 300 केल्विन। इस परिस्थिति में जब यहां से आपने कुछ मोल निकाल लिए गैस के, तो बची हुई जो शेष गैस है वो इस परिस्थिति में अस्तित्व में है, तो हमने यहां से मोल जो निकाले तो N शेष आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके देखिए आप, तो ये 1/12 होगा और ये आ जाएगा 0.162 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये 0.162 मोल के आसपास आ जाएगा। ये इतने मोल गैस यहाँ पे शेष रह गई इस बीकर के अंदर, इस गैस सिलेंडर के अंदर। इसका मतलब यहां से यहां जब आए तो पहले इतने मोल थे, अब इतने मोल शेष रह गए, तो इसका मतलब कितने मोल गैस के ऐसे थे जो कि गुब्बारे बनाने में उपयोग में आए, तो मोल कितने आ जाएंगे, तो मोल, इसका मतलब मोल ऑफ गैस जो कि गुब्बारे बनाने में उपयोग में आए, गुब्बारे बनाने में उपयोग तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, 2.43 माइनस 0.162, ठीक है, तो ये कितना आएगा देखिए आप, तो शेष मान कितना आता है देखिए, तो ये यहां से आप बन जाएगा आपका, ये आप माइनस करेंगे तो 1, ठीक है, 2.262 के आसपास इतना बन जाएगा ये आपका। ठीक है, चलिए 2.26 मोल बन जाएगा। ये इतने मोल गैस जो है वो आपने बाहर निकाल दी और उसी को आपने गुब्बारे बनाने में उपयोग में लिया। अब देखिए जो गुब्बारे बनाने में आपने एक गुब्बारे को बनाने में जो परिस्थिति रखी वो ये रखी, तो देखिए एक गुब्बारे के अंदर जो मोल है वो कितने, तो गुब्बारे में, इस गुब्बारे में जो मोल है वो कितने वो देखते हैं हम। तो दाब कितना है, दाब 1 एटमॉस्फेयर है, PV आयतन कितना है 2 लीटर है, बटा
एटमॉस्फेयर लीटर में, तो आर का मान भी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इनटू ताप की बात करें तो 27 डिग्री मतलब कि 300 केल्विन। तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे कितना आता है देखिए। तो आप जब यहां से गणना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.082 मोल आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो लगभग इतना मोल आएगा, मतलब कि इतने मोल आपने जो गैस निकाली ना, गैस जो निकाली उसके कुल मोल तो इतने थे, उसमें से इतने मोल से एक गुब्बारा बन रहा है। तो एक गुब्बारे के लिए इतने मोल उपयोग में आए हैं, है ना। या फिर आप ये बोल दो कि इतने मोल से एक गुब्बारा बनता है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 0.082 मोल से एक गुब्बारा बनता है। तो 2.262 मोल से कितना गुब्बारा बन जाएगा, 2.262 बटा 0.082। जब ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे 28 गुब्बारे। कितने आ जाएंगे, 28 गुब्बारे, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। एक गैस का सिलेंडर है, उसमें ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में कुछ मोल होंगे H2 गैस के, उन मोल को उनमें से कुछ मोल गैस के निकाल दिए गए जिससे गुब्बारे बनाए गए हैं। ठीक है, और जब इन गैस के मोल को निकाल दिया, कुछ मोल को निकाल दिया, तो जो शेष मोल थे वो इस परिस्थिति में अस्तित्व में है। ठीक है, तो यहां के मोल भी हम निकाल सकते हैं, यहां के मोल भी निकाल सकते हैं। इसमें से इस मोल को माइनस करोगे तो निकाले हुए मोल आ जाएंगे। अब वो जो मोल निकाले गए थे उसमें से कुछ मोल से आपने एक गुब्बारे का निर्माण किया। अब वो एक गुब्बारे का जो निर्माण किया उसके लिए परिस्थिति दे रखी है। तो एक गुब्बारे के निर्माण के लिए जो ये परिस्थितियां हैं, उससे आपने यहां पे उपयोग में आने वाले, एक गुब्बारे को बनाने के लिए उपयोग में आने वाले मोलों की संख्या निकाल दी। तो हमने क्या लिखा कि इतने मोल से आप इतने गुब्बारे का निर्माण करते हो, तो जो गैस निकाली गई है वो उसके अंदर टोटल मोल कितने, 2.262, उससे कितने गुब्बारे बनेंगे, तो 28 गुब्बारे आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना। तो देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, जिसमें आपने देखा कि शुरुआत में जितने मोल थे अंत में उतने ही सारे मोल उपयोग में आते हैं। इसका मतलब मोल जो है वो संरक्षित रहता है, मोल ना तो नष्ट हो सकता है ना उत्पन्न हो सकता है। सीधी सी बात है, इसका मतलब मोल को आपको उपयोग करके, स्थानांतरित करके आपको आगे प्रश्न को हल करना है।